नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरिया की सिविल वॉर के बारे में, एक ऐसी जंग के बारे में जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने का काम किया। वैसे तो पिछले कुछ सालों में सीरिया की स्थिति में काफी कुछ सुधार आया, काफी हद तक शांति जो थी वो सीरिया के अंदर स्थापित हुई। बशर अल असद जो सीरिया के अभी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीरिया के ज्यादातर हिस्सों के ऊपर अपना कंट्रोल जो था वो वापस एस्टेब्लिश कर लिया। बट स्टिल सीरिया अभी बहुत सारे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइडेड है। जैसे कि सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में रशिया डोमिनेट करता है, वहीं सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री की प्रेजेंस जो है वो अभी तक बनी हुई है। और अमेरिका सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में एक डी फैक्टो कुर्दिश स्टेट एस्टेब्लिश कर चुका है और उसको शील्ड भी करता है। बट कुल मिलाकर पिछले कुछ महीनों से स्थिति जो थी वो शांत चल रही थी, सीज फायर एग्रीमेंट्स जो थे वो साइन हो चुके थे। लेकिन जैसे ही इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जब जंग शुरू हुई, तो उसकी चलते जो अस्थिरता फैली वो सीरिया तक भी पहुंच गई और सीरिया का संघर्ष जो है वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ। और अभी हाल फिलहाल में ही असद के खिलाफ जो रेबल सीरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के ऊपर एक बहुत ही चौंकाने वाली सफल ऑफेंसिव भी शुरू कर दी। तो इस वीडियो में हम इस नए रेबल ऑफेंसिव पर बात करेंगे, ये सब क्यों हो रहा है और इसका सीरिया के फ्यूचर के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सीरिया एक ऐसा बैटलफील्ड बना हुआ है जो सिर्फ सीरिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही बैटलफील्ड का काम कर रहा है। एक तरफ लड़ाई असद और उनके ओपोनेंट्स के बीच में चल रही है और दूसरी तरफ सीरिया के अंदर सुपर पावर्स भी एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो अपनी जंग चला रहे हैं। लेकिन आज हम ये समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों शुरू हुआ था। क्या सीरिया सिर्फ एक सिविल वॉर का ही नाम है या फिर कुछ और बड़ा खेल जियोपॉलिटिक्स के अंदर ऑयल और पावर की लालच के कारण चल रहा है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अरब स्प्रिंग के वक्त से हमको बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार फिर एक देश नहीं बल्कि पूरे रीजन के तारों को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बात है 2011 की। अरब स्प्रिंग एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसने पूरे रीजन को, पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 2011 का साल था। मिडल ईस्ट के लोग ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना शुरू होते हैं और ट्यूनीशिया जो एक छोटा सा देश है अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड, वहां पर एक व्यक्ति जो अपोज कर रहा था अपनी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को, वो अपने आप को सड़क के ऊपर आग लगा लेते हैं, जिनका नाम था मोहम्मद बुइजी। एक स्ट्रीट वेंडर थे ये, यानी कि एक रेडी चलाने वाले थे। जब उन्होंने अपने आप को सेल्फ इमोलेट किया तो इसके चलते पूरे के पूरे ट्यूनीशिया के अंदर आग भड़क गई और लोग जो थे वो जमीन पर उतरे और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। पर ये सिर्फ ट्यूनीशिया तक सीमित नहीं रहता है, धीरे धीरे ये आग जो है वो पूरे रीजन में फैलने लगती है और पूरे इलाके के अंदर सभी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स के खिलाफ रेबल्स जो है वो अपने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इसे ही हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। इजिप्ट में इसके चलते हुस्नी मुबारक का जो रिजीम था वो खत्म होता है। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटा दिया जाता है। लेकिन सीरिया में इसने एक अलग मोड़ ले लिया। सीरिया के अंदर भी अरब स्प्रिंग पहुंचा और तब सीरिया के प्रेसिडेंट थे, जो अभी भी प्रेसिडेंट है, बशर अल असद। बशर अल असद की रिजीम जो एक अलवाइट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है सीरिया के अंदर, उन्होंने सुन्नी मेजोरिटी के खिलाफ बहुत ही कड़क और ब्रूटल अप्रोच अपनाया। अब हम थोड़ा सा सीरिया की अगर पोजीशन को समझने की कोशिश करें तो दोस्तों, सीरिया के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी है, जबकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है और उनके जो प्रेसिडेंट है वो अलवाइट माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं। 80 से ज्यादा प्रतिशत जो लोग सीरिया में रहते हैं वो सुन्नी है और 10 से 12 प्रतिशत लोग जो है वो अलवाइट माइनॉरिटी के हैं। अलवाइट एक सब सेक्ट है शिया सेक्ट का, जो कि इस्लाम के दोनों सेक्ट में से एक है। तो इसके चलते सीरिया के अंदर आग जो है वो और भड़कनी शुरू होती है। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमको बशर अल असद, जो अभी सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने डॉक्टर से डिक्टेटरशिप का सफर तय किया, उनको भी हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, बशर अल असद एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने लंदन में अपनी ट्रेनिंग हासिल करी, लंदन में ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। एक काम और वेस्टर्नाइज पर्सनैलिटी के रूप में इनका इमेज जो था वो पहले बना हुआ था। सन 2000 में इनके पिता हफेज अल असद का देहांत होता है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि बशर अपने पिताजी की डिक्टोरियल स्टाइल को खुद अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे। तो दुनिया को लगा था या सीरिया के लोगों को भी लगा था, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर उनके प्रेसिडेंट के रूप में वक्त काम करेगा तो कुछ बदलाव लेकर आएगा, कुछ नए चेंजेस लेकर आएगा और डिक्टेटर के रूप में काम नहीं करेगा। बट इनिशियली कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म बशर अल असद ने सीरिया के अंदर करने शुरू किए, लेकिन जैसे ही अरब स्प्रिंग सीरिया तक आया, उन्होंने फोर्स यूज करने का फैसला किया। दर्रा के प्रोटेस्ट, सीरिया का एक इलाका है जिसका नाम है दर्रा,
दरा के प्रोटेस्ट के टाइम जो क्रैकडाउन बशर अल असद ने किया, उसने एक पीसफुल प्रोटेस्ट को एक आर्म्ड रेबेलियन में बदलने का काम किया सीरिया के अंदर। जब सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने अपनी ही आर्मी को अपनी ही जनता के खिलाफ उतारा, तो आर्मी का एक फैक्शन भी जो है वो टूट जाता है और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से अलग होकर बशर अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ ही वो रेबल करना शुरू कर देता है, उनको हटाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही सीरिया एक सेक्टेरियन डिवाइड, सुन्नी वर्सेस अलवाइड, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उसके अंदर बटा हुआ है। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, असद जो है वो अलवाइड सेक्ट, जो सिर्फ 12% पॉपुलेशन में है, सीरिया के पॉलिटिक्स और मिलिट्री में उनका ज्यादा डोमिनेंस है और उसको बिलोंग करते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन वाइज मेजोरिटी में है, वो हमेशा से ही सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते आ रहे हैं। जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, तब ये लड़ाई सिर्फ असद के खिलाफ नहीं थी, ये सेक्टेरियन वॉर भी बन गई। सुन्नी मेजोरिटी के एस्पिरेशंस और अलवाई डोमिनेटेड गवर्नमेंट के कंट्रोल के बीच ये संघर्ष जो था वो बढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद यहां पर एंट्री होती है प्रोक्सी वॉर की। प्रोक्सी वॉर का आगाज हो जाता है 2012 के बाद। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ये कंफ्लिक्ट सीरिया की इंटरनल फाइट कभी रहा ही नहीं, ये प्रोक्सी वॉर बन गया, जिसमें मेजर पावर्स अपना अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने लगी। अब यहां पर ईरान भी इन्वॉल्व है। ईरान सीरिया के अलवाइट असद रिजीम को जो शिया क्रिसेंट का हिस्सा मानता है, क्योंकि अलवाइट जो माइनॉरिटी है वो शिया को बिलोंग करती है। ईरान भी शिया मेजोरिटी कंट्री है, तो जो शिया क्रिसेंट ईरान डेवलप करना चाहता है, उसको उसका पार्ट सीरिया को माना जाता है ईरान के द्वारा। ईरान ने असद को वेपन्स दिए, पैसा दिया, हिजबुल्ला के फाइटर्स भी प्रोवाइड किए। वहीं रशिया भी यहां पर एक मेजर प्लेयर है। व्लादिमीर पुतिन खास तौर पर, रशिया के लिए सीरिया एक स्ट्रेटेजिक अलाई है। और जो सीरिया का एक खास पोर्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिसका नाम है टार्टस पोर्ट, रशिया की नेवल पावर के लिए वो टार्टस पोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अमेरिका और दूसरे गल्फ नेशन भी यहां पर इन्वॉल्व हैं। रेबल्स को सपोर्ट करना उन्होंने शुरू किया। अगर रशिया असद को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो अमेरिका है वो असद के खिलाफ जो रेबल्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। वही हुआ। उन्होंने फंडिंग करना शुरू किया, वेपन्स देना शुरू किया। सऊदी अरेबिया और कतर ने भी सुन्नी रेबल्स को एड दिया, क्योंकि उनका ईरान के शिया इन्फ्लुएंस को काउंटर करना ऑब्जेक्टिव था। और इसी जियोपॉलिटिक्स का कारण था कि आईसिस का एंट्री इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर हो गई। आईसिस एक ऐसी ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस पूरे पावर वैक्यूम का इस्तेमाल किया। सन 2014 की बात है। आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक नाइटमेयर बनकर उभरता है। यह ग्रुप ओरिजिनली अल कायदा के इराक चैप्टर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उनका ब्रुटेलिटी का लेवल अल कायदा से भी आगे निकल गया और उन्होंने इस पावर वैक्यूम का इस्तेमाल करते हुए पहले इराक में अपनी पावर एस्टेब्लिश करी और फिर सीरिया के अंदर भी पहुंच गए। आईसिस ने सीरिया के पावर वैक्यूम का फायदा उठाते हुए रक्का, जो सीरिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, उसको कंट्रोल में ले लिया और अपनी कैपिटल सिटी भी बना लिया, जिससे पूरी दुनिया जो थी वो शॉक्ड हो गई थी। और आईसिस ने कई सारे ऐसे वीडियोस रिलीज करने शुरू कर दिए थे जिसमें वो लोगों की बिहेडिंग्स कर रहे हैं, मास एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या फिर स्लेवरी के सीन्स दिखा रहे हैं। इसी के चलते सीरिया के अंदर ये संघर्ष या सिविल वॉर जो था वो एक नया दौर अपना लेता है और उसके बाद शुरू होता है रेफ्यूजी क्राइसिस, एक ऐसी इंसानी ट्रेजेडी जिससे कोई भी देश इस पूरे इलाके के अंदर वंचित नहीं रह पाया। इसकी वजह से सीरिया की जो लोग थे, उनकी जिंदगियां जो थी वो तबाह होने लगी। 13 मिलियन लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। 6 मिलियन लोग इसमें से इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए और 6 मिलियन लोगों को रिफ्यूजी के रूप में सीरिया को छोड़कर जाना पड़ा। लेबनान, जॉर्डन, छोटे छोटे कंट्रीज ने लाखों के रिफ्यूजीज को अपने अंदर होस्ट किया। यूरोप में भी कई सारे रिफ्यूजीज जो है वो पहुंचते हैं और यूरोप के अंदर भी इस रिफ्यूजी के चलते एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया। जर्मनी ने यूरोप में जो सिचुएटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज को अपने देश के अंदर एक्सेप्ट किया, जबकि हंगरी और पोलैंड ने इनमें से किसी भी रिफ्यूजी को अपनी कंट्री के अंदर अलो करने से मना कर दिया, जिसके चलते यूरोप के अंदर भी राइट विंग पार्टीज, हार्ड लाइन पार्टीज का उदय होना शुरू हुआ, जिसका असर हमको फ्रांस में भी देखने को मिलता है, हमको पोलैंड, हंगरी और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं यूरोप की जहां पर राइट विंग पार्टीज का उदय जो है वो दोबारा से होना शुरू हुआ। बट क्या होता क्या है, रशिया की मदद से असद जो है वो अपनी पावर वापस हासिल कर लेते हैं। 2015 के बाद असद रिजीम का कमबैक होना शुरू हुआ और इसका क्रेडिट रशिया को जाता है। कैसे? रशिया ने असद को हथियार तो दिए ही दिए, मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। रशिया ने एयरफोर्स से कई सारे मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो रेबल्स के कंट्रोल में थे या आईसिस के कंट्रोल में थे उसको टारगेट करना भी शुरू किया। और 2017 आते आते असद ने अलिप्पो जैसी मेजर सिटीज को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन इदलिब और कुर्दिश कंट्रोल्ड एरियाज अभी भी प्रॉब्लमेटिक थे और असद के कंट्रोल में नहीं थे। अगर हम अभी प्रेजेंट डे सीरिया की बात करें, तो अभी सीरिया के कुछ इलाकों पर किस किस का कंट्रोल है ये भी हम देख लेते हैं। सीरिया एक फ्रैक्चर स्टेट है, ये तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश फोर्सेस का कंट्रोल है। नॉर्थ वेस्ट जैसे इदलिब में रेबल्स अभी भी असद के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। असद के कंट्रोल में मेजर सिटीज जैसे डोमेस्कोस और अलिप्पो हैं, बल्कि अलिप्पो भी अब उनके हाथ से निकलने वाला है।
अक्टूबर 2024 में रेबल्स ने अलिप्पो के आउटस्कर्ट पर एक नए ऑफेंसिव को शुरू कर दिया। इसकी वजह से असद का कंट्रोल फिर से खतरे में आ चुका है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल फोकस कम है क्योंकि ज्यादातर फोकस जो है वो इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट या फिर यूक्रेन वॉर के ऊपर, जो ज्यादा डोमिनेटिंग इश्यूज है उनके ऊपर पूरी दुनिया का बना हुआ है। अब क्या हुआ रिसेंटली, इसको भी समझें। अगर वॉयलेंस एक बार फिर से बढ़ रहा है, यहाँ पर हयत अल तहीर अल शम एक रेबल ग्रुप है या फिर एक रेबल लीडर है, उन्होंने एक नए ऑफेंसिव को शुरू किया और अलेप्पो के आसपास जो भी गवर्नमेंट हेल्ड एरियाज हैं वहां पर अटैक करना शुरू किया। अब हुआ क्या, रेबल्स ने कुछ विलेजेस और सीरियन आर्मी के बेसिस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया और अलेप्पो डेमस्कस को कनेक्ट करने वाले M5 हाईवे को कट ऑफ कर दिया है। अब इससे आगे क्या हो सकता है, ये वायलेंस सीरिया के फ्रेजाइल पीस को तोड़ सकता है, जो वहां के आम लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होने वाली है। इससे सीरिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है ये भी हम समझ लेते हैं। इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। सिविल वॉर के पहले सीरिया एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन अब उसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। इकोनॉमी एक फेल स्टेट के लेवल पर पहुंच चुकी है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए सीरिया को $250 बिलियन की जरूरत है, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से यह प्रोसेस नहीं हो सकता है। पर इसके साथ साथ इस जंग के अंदर कई सारे सीक्रेट्स भी छुपे हुए हैं, कई सारी हिडन डील्स भी हैं, स्ट्रेटेजीज भी हैं। तो दोस्तों ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं इस वॉर के पीछे कौन कौन से सीक्रेट डील्स और अलायंसेस काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि टर्की ने अपने इंटरेस्ट के लिए इदलिब के रेबल्स को वेपन्स दिए ताकि कुर्दिश सेपरेटिस्ट को काउंटर कर सकें। वहीं इजराइल ने सीरिया में ईरान के बेसिस को सीक्रेटली अटैक किया जो ऑफिशियली असद रिजाइम के अंडर थे। वहीं गल्फ कंट्रीज के सीक्रेट फंडिंग ने इस वॉर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। दोस्तों, अब अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो सीरिया की वॉर सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ह्यूमन ट्रेजेडी सब कुछ इसके अंदर शामिल है। एक फ्रैक्चर्ड सीरिया का फ्यूचर कैसा होगा अभी ये अनसर्टेन है, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ सीरिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक अहम लेसन है कि पावर स्ट्रगल्स इंसानियत के ऊपर हमेशा भारी पड़ जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें और अपने थॉट जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।